आज के इस वीडियो में अपने लेसन बैंकिंग एवं टैक्सेशन है, लेसन 8 है और प्रश्नावली 2 है। ठीक है, इसके तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और तीसरा क्वेश्चन यह है, और इससे पहले क्या है, हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिए थे और बहुत सारी चीज़ें पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं क्योंकि टाइम लगता है, एक क्वेश्चन को आधा घंटा लगता है। ठीक है, बताता हूँ तभी आधा घंटा लगता है, नहीं तो 5 मिनट का काम है। ठीक है, तो यह देखो तीसरा क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2008 और 9 में रमेश की कुल वार्षिक आय था 3 लाख रुपए और वह सामान्य, देखो यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, कुल आय वार्षिक लिखे, ठीक है, 3 लाख रुपए। अब इसमें घटाने वाली चीज़ें शुरू हो रहा है। देखो, सामान्य भविष्य निधि खाते में 1000 रुपये प्रति माह लिखा है। ठीक है, इसको हम वार्षिक करेंगे। प्रति माह लिखा है 1000, वार्षिक करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे और उसने 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम दिया है, वार्षिक दिया है। ठीक है, 12,000, और इसमें कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। आगे कंडीशन दिया, टेबल जो दिया होता है आयकर की दरें होती है उसमें देखो 150 रुपये तक इसे कोई आयकर नहीं है और 150 बोलता हूँ जी, 1.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है और 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर इसको 10% की दर से आय कर दे हो। और जो सभी बचत है जो हमने अभी बताया, सामान्य निधि भविष्य में और क्या जीवन बीमा में अधिकतम 1 लाख छूट है, ये सब जानते हैं। ठीक है, बताते आ रहा हूँ। तो इसका शिक्षा उपकर दे आयकर का 3% है। ठीक है, तो कुछ नहीं इसमें दिया है, दिया क्या है, क्वेश्चन 3 है और दिया है ये रमेश, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, कल सुधर जाएगा ये। रमेश का क्या है, वार्षिक आय है। ठीक है, हमेशा वार्षिक आय पर ही क्या लगता है, टैक्सेशन लगाया जाता है। वार्षिक आय कितना है, 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए। अब निवेश, कुल निवेश में छूट योग्य राशि, 2 ही चीजें दिए। ठीक है, राशि अधिकतम इसमें बताता है हमेशा, अधिकतम 1 लाख रुपए तक। ठीक है, इसमें पहला है सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य निधि खाता है। ठीक है, सामान्य भविष्य खाता में जमा कितना, 1,000 रुपये है प्रति माह। ठीक है, 12 से गुणा कर देंगे तो ये वार्षिक हो जाएगा। 12 कम 12, 3 जीरो को लगा दो पीछे की ओर, तो 12,000 रुपये। दूसरा दिया है, केवल 2 ही चीज़ें दिया है ना निवेश में छूट के लिए। दूसरा दिया है जीवन बीमा, इसको लिखा चुका हूँ, यहाँ पे 2 ही दिया है, 8 पॉइंट लिखाया हूँ। ठीक है, उसको नहीं बता रहा हूँ, टाइम बस होता है। ठीक है, 8 चीज़ें होता है और 2 चीज, और एक दान होता है वो अलग होता है और एक पीएम राहत फंड। तो जीवन बीमा क्या है, ये पॉलिसी होती है, यहाँ पे पॉलिसी लिखा है। इसमें कितना है, ये सीधा पॉलिसी वार्षिक किस्त लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वार्षिक किस्त बराबर 12,000 रुपये। दोनों को डायरेक्ट ऐसे करके जोड़ दो, 24,000 रुपये। ठीक है, हम अधिकतम 1 लाख रुपए तक, मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए तक क्या में छूट होता है। ठीक है, अगर निवेश करते हैं तो किसी भविष्य के लिए जो भी चीज़ें करता है, परिवार के लिए जो भी रहे। 8 पॉइंट है ये सिर्फ, और आप अगर 1 लाख से अधिक
निवेश करते हैं तो केवल 1 लाख तक में ही क्या है, अधिकतम छूट है, बाकी में नहीं। आप 5 लाख भी निवेश कर सकते हो, लेकिन 1 लाख में ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज बोलता हूँ जी, टैक्स नहीं लगेगा। तो कुल योग्य राशि कितनी है, कुल कर योग्य राशि निकालेंगे। अब पहला तो वार्षिक आय है। वार्षिक आय में हमारा ये क्या है, कुल निवेश में छूट योग्य राशि केवल 24,000 बस है इसका, रमेश का। तो कर योग्य राशि, ठीक है, कर योग्य राशि बराबर कितना है, 3 लाख में माइनस कर देंगे 24,000 को, तो बराबर कितना निकला, 2,76,000 होगा। ठीक है, 1 लाख में 24 घट गया तो बचेगा 76,000। ठीक है, और 2 लाख का 2 लाख, ये 76, 24 और जोड़ देंगे तो पूरा 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, 0 0 यहीं से देख लो। ठीक है, ये रुपए है। ठीक, ये क्या है, कर योग्य राशि है। अब इसमें हम कर निकालेंगे, क्योंकि इसमें केवल कुल निवेश में छूट योग्य राशि दिया, दान वान नहीं दिया है, तो डायरेक्ट इसमें यह निकालेंगे। अब चूंकि कर का जो टैक्सेशन करते हैं हम चूंकि करके लिखेंगे, ठीक है, ये चूंकि है, और इसलिए करके लिखेंगे, उसमें दे आयकर को लिखेंगे, चूंकि इसमें दिया है इसका क्या, 1,50,000 रुपए तक कोई कर नहीं, अर्थात कर योग्य राशि फिर निकालेंगे, यानी 2 लाख में 1.5 लाख को घटा देंगे। अब देखो ये पूरा कर योग्य राशि इतने में, 3 लाख में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसने 24,000 क्या है निवेश किया है, तो इसमें छूट दे देंगे। अधिकतम वो 1 लाख तक में छूट रहता है, ये केवल 24,000 बस खर्च किया है। और यह देखो 1.5 लाख रुपए तक क्वेश्चन में ही लिखा था। ठीक है, इसका टेबल नहीं दिया है, और प्रश्न क्रमांक 5 का भी टेबल नहीं दिया है, इस ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही, और इसमें एग्ज़ाम में टेबल भी नहीं देता, क्वेश्चन में ही लिख देता है। ठीक है, नहीं, अर्थात कर योग्य राशि कितना, ये कर योग्य राशि है ना, इसी में ये 1.5 लाख को घटा देंगे, बराबर 2, ये 7, 6, 0 0 माइनस 1,500 बराबर कितना आएगा, घटाता हूँ। ठीक है, इसको 2,76, 1,26,000 है वैसे लगता है, ये 2,76,000। ठीक है, इधर 0 0 को छोड़ देते हैं, 1 0 0 3 0 0, इधर 0 0 ही आएंगे। ठीक है, तो 6 का 6, 7 में 5 गए तो 2, 2 में 1 गए तो 1, इधर 3 0 0 ही था ना, इधर इसका भी 3 0 0, तो 1,26,000 है। ठीक है, 1,26,000 ये पहला कर योग्य था 2,76,000, लेकिन उसके 2,76,000 में क्या, अब इसको हम यहाँ पे क्या है टैक्सेशन, यानी दर को यहाँ 0, यानी अर्थात ये 0% है, 0% आय कर दर। ठीक है, कोई कर नहीं मतलब 0%, 0% मतलब कोई कर नहीं देना पड़ेगा इसके 1.5 लाख रुपए में इसी का। ठीक है, तो अब उसको 1,26,000 में अब 10% लगेगा, क्योंकि इसमें 10% दिया है, और करके लिखेंगे, और तथा एवं करेंगे, 3 चीज़ निकालेंगे हम, लेकिन
3 बार निकाल रहे हैं तो, अगर 10 का निकाल रहे तो, और 20 का निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट तथा कर दो। और इसमें 30% का दिया ही नहीं है, केवल 20% तक है। 30% क्या, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है 30%। जैसे वो 1 करोड़ कमा रहा है 1 घंटे में, करोड़पति ऐसे होते हैं ना, घंटे में करोड़ों कमाते हैं, उसके लिए 30% होता है। तो यह देखो, अब क्वेश्चन में ही लिखा था कि अब 1.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, लेकिन अगले 1.5 लाख इसी का भी और बच गया, 1.5 जितना भी पैसा बचेगा 1.5 लाख और, लेकिन 1.5 लाख से कम है, इसमें लगेगा 10%। क्वेश्चन में ही लिखा था, ठीक है। और क्वेश्चन में ही लिखा था अगले, यहाँ पे मैं और अगले लिख देता हूँ, ठीक है। अगले 1.5 लाख रुपए में, इसी का ना, अगले 1.5 लाख रुपए में 10% की आय कर दरें, ठीक है, अर्थात करके लिखेंगे, क्योंकि यही लास्ट है। देखो ये 1,50,000 है ना, उससे भी छोटी है, यानी इसमें अब हमें घटाना नहीं है। इसमें क्या है, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये 1,50,000 से अधिक होता तो केवल हम ये 1,50,000 बस लेते, और जो एक्स्ट्रा होता उसको 20% में लेते, लेकिन नहीं है, ये 1,26,000 है। अर्थात और अर्थात यहीं पे लिख सकते हैं हम क्या, ठीक है, इसको यहीं पे लिखते हैं, ये नहीं, उसको बाद में लिखेंगे, दे आयकर को बाद में लिखेंगे। 1,26,000, ठीक है, गुणा में ये 10% बराबर, इधर करता हूँ, थोड़ा सा लफड़ा हो गया, यहीं पे उतारता हूँ, ठीक है। %% लिख देना, परसेंट को यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, लेकिन 10 को इसके साथ तो गुणा करेंगे तो ये पूरे का 100 हो जाता है। 10 10 10 10, 10 का क्या निकालने में आसानी है, 12,600, ठीक है, ये 12,600 रुपये है। अतः लिख देंगे देय आयकर, लिखना होगा देय आयकर कितना है, 12,600 रुपये। अब इसी में शिक्षा कर निकलेगा, उसके बाद सभी को क्या है, शिक्षा कर जो भी निकलेगा उसको जोड़ दिए जाएंगे। तो यहीं पे शिक्षा कर निकालता हूँ मैं, इतने में हो जाए, ताकि मेरा भी नोट्स शिक्षा उपकर इसमें दिया है। शिक्षा उपकर बराबर क्या है, देय आयकर, इसी का 3% दिया, ठीक है, क्वेश्चन में। तो बराबर 12, 3% को हम 100, 2 बराबर आया 6 × 18 का 8 हासिल आई 1, और 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 एकम 3, 378 रुपये के शिक्षा उपकर। अब शिक्षा उपकर के बाद लिखा जाता है कुल देय कर। ये क्या है, देय आयकर है, लेकिन अब कुल देय आयकर, कुल देय आयकर बराबर क्या होता है, देय आयकर प्लस शिक्षा उपकर, ठीक है। यहाँ से बराबर करके लाइन से लिख देना, यहीं पे समझ आएंगे ना, ताकि देखो बराबर करके लिख देंगे से 12, और ये चूंकि सैकड़ा में है तो ये 3, अरे 3 7 8 प्लस 8 का 8 जोड़ना है तो 0 से कोई साझेदारी नहीं,
ये, और यही हमारा आंसर। इसमें पूछा क्या गया था, इसका क्या है, गणना करना था हमको आयकर को, मतलब कितना टैक्स देगा। तो ये 12,978 रुपये क्या है, टैक्स पटाएगा बस। इसका सालाना 300 रुपये है, ठीक है। देखो कितना पटा रहा है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चौथा प्रश्न यह है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्या है, बैंक कर्मचारी की मासिक आय लिखा है, ठीक है। मासिक आय यहाँ पे मकान किराया भत्ता छोड़कर लिखा है। मकान किराया भत्ता क्या है, कुछ दिया नहीं है तो कुछ लेना देना भी नहीं है। तो मासिक आय दिया है 40,000 रुपये, इसको वार्षिक करेंगे, ठीक है। और इसका 42,000 रुपये वार्षिक लिखा है, देखो ठीक है। ये सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, वार्षिक है। लेकिन नीचे ये भी लिखा है 6,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। अर्धवार्षिक लिखा है मतलब 6 माह में 6,000 पटाता है। तो पूरे एक वर्ष वार्षिक कितना होगा, 6 का 2 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12,000 निकाल आएंगे इसका। और इसमें कंडीशन दिया है, यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 11 माह तक वो क्या किया है, 1,600 रुपये प्रति माह आयकर दिया है। और इसका अंतिम माह में वो देखो 1,600 रुपये 11 माह तक पटाया है, लेकिन अंतिम माह में कितना पटाएगा इसको हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। और इसमें कर योग्य सीमा है 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा इसको। और 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 10%, और 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20%, और 10 लाख 1 रुपये से अधिक पर 30% देना होगा। और इसमें नीचे बस वही लिखा है, बी लिखा है, अधिभार दे आयकर का 10% यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो इसका कोई औचित्य नहीं, ठीक है। घुमाने के लिए बस लिखा है। इसमें स है शिक्षा उपकर दे आयकर का 3%। फिर वैसे कार्य करना, इसमें क्या है, पूरे निकालना। इसमें 12 माह में कितना टैक्स पटाएगा वो निकालेंगे। फिर 11 माह का जो 1600 पटाएंगे ये, उसको निकालेंगे, गुणा कर देंगे 11 से 1600 को, तो 11 माह का निकल आएगा। और जो हमने वार्षिक निकालेंगे उसको माइनस कर देंगे तो अंतिम माह यानी 12वां माह का निकल आएगा। तो दिया है कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपये, ठीक है। और तो वार्षिक आय हमेशा वार्षिक ही निकालना है, चाहे वह निवेश में 12 माह तक निवेश करता है तो वार्षिक किस्त होना चाहिए, प्रति माह का किस्त नहीं। वार्षिक आय बराबर 40,000 गुणा में 12 माह बराबर 12 चौक 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2, तो 4,80,000। तो आगे इसके बाद वार्षिक आय के बाद अगला कार्य ये होता है कुल निवेश में छूट योग्य राशि अधिकतम कॉमा करने, ठीक है, डॉट नहीं लगाने, 1 लाख रुपए तक, अधिकतम 1 लाख रुपए तक छूट रहता है। मतलब 1 लाख में टैक्स नहीं पटाना पड़ेगा आपको। अगर आप निवेश करते हो तो निवेश कर रहे हो तो एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था ही चल रही है। पहला निवेश किया इसने कितना, सामान्य भविष्य निधि में, ठीक है। ये क्या है, वार्षिक किस्त है, इसका कितना है ये 42,000 रुपये। दूसरा दिया है प्रति माह लिखा है, ठीक है, क्या
LIC में अर्धवार्षिक लिखा है, अर्धवार्षिक प्रीमियम देता है वो, LIC में जमा करता है। तो मैं वार्षिक किस्त, यहाँ पे वार्षिक किस्त लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। किस्त कितना होगा, 6,000 गुणा में 2 बराबर 6 दूनी 12, ठीक है। चूँकि 2 ही निवेश किया 2 ही चीज़ों में, तो इसको जोड़ देते कितना, 12 10 52, 2 54,000 निवेश किया है। अब पहला वार्षिक आय निकालेंगे, दूसरा कुल निवेश में छूट योग्य, तीसरा अब आता है कर, ये कर योग्य राशि बराबर कितना, 4,80,000 माइनस 54 को हटा देंगे तो बराबर कितना आएगा, 3 जीरो तो आएगा ही। ये 8 में 1 गया तो 10 हो गया, 10 में 4 गया तो बचेगा 6, ये 7 हो गया, 7 में 5 गया तो बचेगा 2, 4 का 4, 4,26,000, ठीक है। ठीक, 54 6 60 20 बच गया 80, ठीक। तो अब ये क्या है, कर योग्य राशि है। अब इसी में हम कर लगाएंगे, चूंकि करके लिखेंगे यहीं से, लेकिन इसका 2 लाख पहला टेबल में पहला चीज़ दिया है, क्रमांक पहला क्रमांक में दिया है 2,50,000 रुपये में कोई आय कर नहीं, अर्थात कर योग्य राशि कितना होगा। अब यही कर योग्य राशि है, आगे नहीं देखना है, ठीक है। अब इसमें 2.5 लाख को घटा दो, इतना तो बताते आ रहा हूँ, ठीक है। माइनस 250 बराबर, इसको घटाएंगे कितना, 426 में घटाएंगे 250 को, 3 जीरो इधर 3 जीरो है, 3 जीरो का 3 जीरो, 6 में 6, ये बड़ी 5, 1 12 हो गया, 12 में 5 गया तो बचेगा 7 5 12 होता है, और ये 3 हो गया, ठीक है, 1 दिया था तो 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, यानी 1,76,000। ये 1,76,000 रुपये कर योग्य राशि है। लेकिन अब और दूसरा क्रमांक में लिखा है 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10%। तो दूसरा में लिखता हूँ मैं 2,50,000 1 रुपये से 5 लाख तक 10% का आय कर दर। तो चूंकि देखो यहाँ पे देखो 2 लाख 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में पूरे 2.5 लाख का अंतर है, और ये केवल 1,76,000 है, तो 10% इस पूरे में लगेगा, ठीक है। 2.5 लाख से, ये 2.5 लाख से ज़्यादा होता तो जो 2.5 लाख का तो हम यहीं पे निकाल लेते, जो शेष बचता उसको 20% में ढकेलते, ठीक है। अर्थात दे आयकर, क्योंकि यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, और आगे है ही नहीं आयकर देने के लिए, बराबर 1,76,000 गुणा में 10%, ये 10% है, ठीक है। 10% 10,10,10,10 बराबर आया
17,600 रुपये देय आयकर है। देय आयकर में ही शिक्षा उपकर निकाला जाता है, ये बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सीधा निकालना है शिक्षा उपकर बराबर लिखना है देय आयकर का 3%। देय आयकर 17,600 गुणा में 3 पूरे का बटा 100 2020 बराबर 3 छक्के 18 का 8 हासिल है 1, 3 सत्ते 21 21 और 1 22 का 2 हासिल है 2, 3 एकम 3 3 2 5 रुपये। अब निकालता हूँ मैं कुल देय आयकर। ये क्या है? कुल देय आयकर पूरे वर्ष में जितना देगा उसका है, लेकिन हमें 11 महीना का वो कर्मचारी पटा चुका है, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ देय आयकर प्लस शिक्षा उपकर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करो इतने में, ठीक है। बराबर ये 5 2 8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे जोड़ के बता रहा हूँ, आप ऐसे प्लस करके इधर लिखना, बराबर करके नीचे में लिखना, ठीक है। तो ये 8 का 8, 2 का 2, 5 का 5, 7 का 7, 1 का 1। थोड़ा सा गलती हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे जोड़ेगा, ठीक है। ध्यान कहीं और था मेरा। 8 का 8, 2 का 2 और 5 और 6 11 11 का 1 हासिल आई 1 1 और 7 8 और ये 1 18,128 रुपये, ठीक है। वार्षिक देय है। अब हमें दिया है क्वेश्चन में ही कितना, क्वेश्चन में ही दिया इसका, ठीक है। क्या दिया है? दिया है, हम दिया है करके लिखेंगे, प्रथम 11 माह में दिया गया कर। यहाँ से लिखते हैं अभी 1600, ये थोड़ा सा गलती है, ठीक है, 12 लिख दिया था गलती से, प्रथम प्रति माह है, ठीक है। गुणा में 11 माह का है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा वार्षिक है ना, और ये तो 11 माह में ही ज़्यादा जा रहा है। और उत्तर वाला मैं देख रहा हूँ कि ये 18,128 रुपये सही है, ठीक है। तो ये 11 माह बराबर कितना होगा? 2 जीरो तो लगेंगे ही, 11 छक्के 66 का 6 हासिल 6 है, ठीक है। 11 कम 11 11 6 हासिल 6 था, तो 11 6 17। हाँ, अब हो ही इससे कम। तो ये क्या है? ये प्रथम 11 माह में रुपए दे चुका है। अब अंतिम माह में देय राशि बराबर वार्षिक कितने हैं? 18,128 माइनस करना है हमको 17,600 में, बराबर जो भी यहाँ पे आएगा वो अंतिम माह में पटाएगा 12वां माह में। तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ इसको, बड़ी को ऊपर छोटी को नीचे घटाएंगे। 8 2, चूँकि नीचे में 0 है तो उतार देते हैं, ये छोटी है। अब ये 1 लिए तो 11 हो गया, 11 में 6 गया तो 5, ठीक है ना। 11 में 6 गया 5 और ये 7 हो गया, ये 7 0 0, ये भी 0 0, सही है ना।
528 और 528 वो भी आए इसका शिक्षा उपकर। तो ये अंतिम, ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ। 8 का 8, 2 का 2, 11 11 में 6 गया तो 5 ही बचता है ना, 5 6 5 11 होता है। ठीक है, 00 528 रुपये, 528 रुपये देगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पांचवें में चलते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जब देखो, वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्या राजेश की कुल वार्षिक आय लिखा डायरेक्ट 5,25,000 रुपये और वह सामान्य निधि में 8,000 रुपये प्रतिमाह जमा करता है। प्रतिमाह 8,000 है। ठीक है, सामान्य में 12 करेंगे, गुणा 12 से, और 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा यानी ये LIC है में वार्षिक प्रीमियम देता है। ये वार्षिक है। ठीक है, यदि 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं है, ठीक है, यहीं तक है। यहाँ पे टेबल को समझाया गया, इसमें टेबल नहीं है। और 2 लाख रुपए तक इसे कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए से अधिक आय पर 10% की आयकर देना पड़ेगा। सभी बचत छूट अधिकतम 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसकी शिक्षा उपकर भी 3% है, इसका भी वार्षिक आय निकालना है। तो दिया है करके लिखता हूं मैं पहले। ये खत्म है, ये चालू है। दिया है, देखो इसका पांचवा का क्या रमेश है ना, इसमें राजेश है। राजेश की वार्षिक आय कितना, 5,25,000 रुपये। ठीक है, सीधा निकालना है हमको कुल निवेश में छूट योग्य राशि अधिकतम, इसमें लिखा है 1 लाख रुपए तक, अधिकतम 1 लाख रुपए तक। निवेश आप 10 लाख भी कर सकते हो, अपनी मर्जी जितना भी, लेकिन 1 लाख रुपए में कर नहीं देना पड़ेगा। पहला इसका क्या है, सामान्य भविष्य निधि कितना प्रति माह, वार्षिक लिखता हूँ। ठीक है, वार्षिक किस्त बराबर प्रति माह कितना है, 8,000 गुणा में 12 करते हैं। ठीक है, 8,000 प्रति माह जमा करता है किसमें, भविष्य निधि में। तो 12×8 = 96, यहीं पे 96,000 हो गए। यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक इसके अधिक नहीं था, इस क्वेश्चन में हो गए। और इसका भारतीय जीवन बीमा, इसको LIC करते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में LIC की वार्षिक किस्त कितना दिया, इसका 8,000 रुपये। बस 2 ही चीज़ें में निवेश किया। ठीक है, आगे नहीं किया ये निवेश। तो अब यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देखो 96 और 8 कितना होता है, 1,96,000, 104 होता है। ठीक है, 104, 3030। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है 1,04,000। ठीक, 1,04,000। तो अधिकतम छूट कितना, 1 लाख रुपए तक। तो हम अब 1 लाख को यहाँ पे लिखता था ना, मैं क्या लिखता था, ये भी खत्म होने को है जी। कर योग्य ये राशि है। ठीक है, कर योग्य राशि बराबर करके लिखता था
5 लाख में हम क्या अब अधिकतम यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। अब बार बार नहीं करेंगे, सीधा 1 लाख को घटाएंगे, 52,000 माइनस पूरे 1,04,000 को नहीं, केवल 1 लाख। अधिकतम 1 लाख में क्या है, छूट है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो भी यहाँ पे दिया होता था यहाँ पे घटाता था ना, क्योंकि वो 1 लाख से कम था। अब ये 1 लाख से ज़्यादा है, 1,04,000 रुपये है, और ये अधिकतम निवेश में 1 लाख की छूट देती है सरकार। तो डायरेक्ट हमारा कर योग्य है, 5 में 1 घट गया तो 4, 25 का 25 रुपये, ये हमारा कर योग्य राशि। कोई दान वान नहीं किया है, केवल 2 ही में निवेश किया था ये। अब यह देखो, चूंकि करके लिखेंगे डायरेक्ट, 2 लाख रुपए तक कोई आय नहीं इसका। अब चूंकि 2 लाख रुपए तक कोई आय कर दर नहीं, अर्थात क्या कर योग्य राशि 2 लाख को घटा देंगे, ठीक है, इसी में जो पहले कर योग्य लिखा था, ठीक है। अब नया कर योग्य बन रहा है यहाँ पे, कर योग्य राशि 2 लाख में, ये 4,25,000 में 2 लाख घट गया तो 2,25,000 बचेगा, माइनस बराबर 4 में 2 घट गया तो 2, 25 का 25। अब इसमें लगेगा 2 लाख से अधिक आय है। अब ये क्या है, 2 लाख से अधिक आय है। देखो 2 लाख से अधिक आय पर 10%, और ये 2 लाख से अधिक आय पर, ठीक है, ये 2 लाख से अधिक आय है ना, ये 2 लाख से अधिक आय पर क्या है, अब 10% लगेगा, ठीक है। और तीसरा दिया ही नहीं कंडीशन, यानी इतने में ही 10% लगेगा। और 2 लाख से अधिक पर 10% की आयकर की दर। देखो पहला हमारा कर योग्य राशि ये था, लेकिन 2 लाख तक में क्या है, नहीं लगेगा क्या, आयकर की दर। तो 2 लाख को घटा दिया, अगर इसमें लगता, क्योंकि कुछ नहीं लग रहा है, 0% लग रहा है, तो घटा दिए, ठीक है, 2 लाख को। अब ये 2,25,000 में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ही बोला गया 2 लाख से अधिक पर क्या 10% क्या है। तीसरा कंडीशन दिया नहीं, पहला है ये, दूसरा है, तीसरा दिया ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें 10% लगेगा। तो चूंकि यही समाप्ति हो जाएगा, तो अर्थात देय आयकर यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर करके लिख दिया मैं। ये कितना है, 2,25,000 गुणा में 10 पूरे का बटा ये 100। तीसरा मतलब ये शून्य है, पहला 10%, दूसरा, तीसरा 20% दिया ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, और इसका टेबल है ही नहीं। और क्वेश्चन पेपर में जब आएंगे ये क्वेश्चन, तो टेबल नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही लिखा होता है टेबल, ठीक है। 10 10 10 10 2 25 00 2 25 00 22,500 रुपये दे आयकर है। और इसका अब हमें निकालना है शिक्षा उपकर। इसका शिक्षा उपकर 3%, हमेशा 3% है शिक्षा उपकर, बराबर क्या है, ये दे आयकर लिखता हूँ मैं का 3%, ये 22 दे आयकर का 3%, तो ये
500 गुणा में 3 पूरे का बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो, 3 पंचे 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 दूनी 6 रुपए। ये शिक्षा उपकर है। अब कुल देय आयकर जो हमें पूछा है वह लिखता हूँ मैं। यहाँ पे देय आयकर है, ठीक है। उसके बाद कुल देय आयकर है, इन दोनों के बीच में होता है शिक्षा उपकर। देय आयकर के ऊपर में हमेशा लिखा रहेगा कर योग्य राशि, कर योग्य राशि, ठीक है। शुरुआत कर योग्य राशि जो निवेश किए गए हैं, हर क्वेश्चन में निवेश किया गया रहेगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारी कहीं न कहीं निवेश करता ही रहता है अपने पैसे को। कुल देय आयकर, तो कुल देय आयकर प्लस शिक्षा उपकर बराबर देय आयकर 22,500 रुपये प्लस 675 बराबर 5 और 0 का 5, 0 और 7 का 7, नीचे नीचे उतर गए ना। 5 6 11, 11 का 1 और हासिल 1, ये 1 और ये 1 हासिल 1 करके 3 हो गए, ठीक है। ये और ये 2 का 2, यही हमारा आंसर है। 1,23,175 रुपये, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। और कितना क्वेश्चन हल कर लिए? 3 4 5, 3 ही क्वेश्चन हल किए। एक और फटाक से देखते हैं, ठीक है। फिर 4 क्वेश्चन आज और कल 4 क्वेश्चन में ख़त्म। 3 एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन यह देखो, वित्तीय वर्ष 14-15 में क्या है? श्रीमती भावना की वार्षिक आय दिया है, मकान भत्ता लिखा है, छोड़ दो उसको। 6 लाख रुपए है इसका वार्षिक आय। वो अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक भरता है, ठीक है। वार्षिक किस्त है। और जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम चौथा प्रश्न ही जैसा है। और यहाँ पे डायरेक्ट वार्षिक किस्त दे दिया 2 चीज़ों का। उसके बाद लास्ट में 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देती है। और सभी बचत पत्रों में छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये। और इसका भी आयकर की शिक्षा उपकर 3% है। और इसका टेबल देखो, 2.5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 2.5 से 5 लाख में 10% और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। तो इसका हमें निकालना क्या है? इसमें देय आयकर की गणना करनी है बस। इसमें पूछा भी नहीं गया है क्या अंतिम माह में कितना देगा करके। और इसमें भ्रम बस उत्पन्न होगा बच्चे के लिए, यदि नहीं समझ पाएगा तो। यदि वर्ष के प्रथम माह में लिखे ना 11 माह में 1,500 रुपये जमा करता है 11 माह तक, वो केवल भ्रम है एक। इसमें आयकर की गणना करनी है, नहीं वार्षिक कितना जमा करेगा। तो ठीक है, हम 11 माह में कितना भी जमा करेगा उसको दे देंगे। DI करके लिखता हूँ इसका। भावना की वार्षिक आय कितना है? 6 लाख रुपए, ठीक है। कुल निवेश निकालते हैं डायरेक्ट। कुल निवेश ये खत्म हो रहा है जी। कुल निवेश में छूट योग्य राशि यहाँ पे लिखा है अधिकतम 1 लाख रुपए तक। पहला दिया है सामान्य भविष्य निधि में, ठीक है।
वार्षिक किस्त दिया है तो वार्षिक लिखेंगे, बराबर दिया है इसका वार्षिक डायरेक्ट दिया है 48,000 रुपये। और दूसरा निवेश किया इसने जीवन बीमा निगम में, जीवन बीमा निगम, इसका भी वार्षिक वार्षिक किस्त, हमेशा वार्षिक किस्त होनी चाहिए क्योंकि आय वार्षिक रहता है। तो ये जो निवेश किया है प्रतिमाह हमेशा करता रहता है, क्योंकि उसको सैलरी भी प्रतिमाह मिलता रहता है। एक महीने में सैलरी, दूसरा महीने की सैलरी, ऐसा मिलता है। तो जैसे महीने महीने मिलता है वैसे महीने महीने में वो निवेश करता चला जाता है। तो 25,000 रुपये पूरा, 3 जीरो तो रहेगा ही, 8 5 13 का 3 हासिलाई 1, 6 6 1 7, 73,000। ठीक है, ठीक 50 होता तो 25 75 हो जाता, 2 कम है, 75 में भी 2 कम है। तो ये हमारा अब कर योग्य राशि निकालता हूँ। ठीक है, मैं कर योग्य राशि बराबर कितना है, 6 लाख में घटा दो इसके वार्षिक में 73 को, देखो 73 70 3 इधर है तो 5,27,000 आनी चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा, ये 2 जीरो, ये नहीं है। ठीक है, ये 6 लाख और इसका 73,000, 3 जीरो इधर है तो ये 60 है, ये अब 59 हो गया। ठीक है, 1 जीरो इस जीरो को दे दिया तो ये 10 हो गया, 10 में 3 गया तो बचेगा 7, और 9 में 7 गया तो बचेगा 2, ये 500, मतलब 5,27,000 बराबर 527 रुपये। अब इसी में निकालना है हमको, एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं, दानवान किया नहीं इसने, श्रीमती भावना ने। तो चूँकि इसका क्या 2.5 लाख रुपए तक, चूँकि 2,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं, अर्थात कर योग्य राशि फिर नहीं बनेगी, कर योग्य राशि बराबर बनेगी, इसमें घटाएंगे इसको। ठीक है, हमेशा यही करते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर को समझ लेना क्या क्या कर रहे हैं। 527 में 250 को घटाएंगे। अब नई वाली देखते हैं, 527 में 250 को घटाते हैं तो 2.5 500 होता है, और 27 कितना 77 हो जाएगा वैसे लगता है, 7 का 7, ये 12 में 5 घट गए तो 7, और ये 4 हो गया, 4 में 2 गए 2,70,000, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, तो बराबर कितना है कर योग्य राशि 2,77,000 रुपये। अब इसमें दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्रमांक में दिया है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक, यानी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक। तो देखो इसमें भी कुछ नहीं, ऐसे 20वें में जाएंगे हम देखना, और 2,50,001 रुपये से
5,00,000 रुपए तक 10% आय कर दर। मैंने कैसे, ये तो हम लिखते ही हैं। देखो अब 2 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब पूरा 2.5 लाख है, इन दोनों का अंतर 2.5 लाख है और ये 2.5 लाख से ऊपर है। देखो 2,77,000 है, इसका मतलब 2,77,000 में 2.5 लाख को घटा दो, यानी 2.5 लाख का हम यहाँ पे निकालेंगे और जो 27,000 बच गया है, ठीक है, आपको ही कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ पे मैं एक समझा दूँ। देखो ये 2 लाख मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, एक मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना कि 2.5 लाख से कम कर देना, ये पूरा 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख यहाँ से एक से शुरू होकर से लिखे ना, तो इन दोनों के बीच क्या है, 2,50,000 रुपये अंतर है। लेकिन हमारा कर योग्य राशि कितना है, 2,77,000। देखो 2.5 लाख छोटी है, 277 बड़ी है, तो इसमें घटा देते हैं। देखो 2 3 जीरो लगेगा इधर, 0 0 0, 7 का 7 और 7 में 5 गया तो 2, 0 को 0। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 27,000 जो है, 27,000 रुपये जो है 20% के लिए ढकेलेंगे इसको, समझ रहे हो। तो चलो फटाक से कर देते इसमें, अर्थात सीधा करते हैं और क्या, 2,50,000 गुणा में 10%, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 25, 2 25, 25,000 रुपये। अब जो 27,000 बचे ना, हम यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, 27,000 रुपये को तथा करके लिखेंगे। तथा इसमें लिखा है 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ, टाइम हो गया है, रुपए तक 20% आय कर दर, अर्थात कितना, 27,000 में, ठीक है, 2 लाख 2.5 लाख दोनों के बीच 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख का निकला, 27,000 को हमने इसमें ढकेल दिया 20 में, क्योंकि ये ज़्यादा कमाया है ना भाई, और ज़्यादा नहीं, ये टैक्सेशन में ये अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग वित्तीय वर्षों में। 2 0 1 0 1 0, 2 0, 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 4 1 5, 54,000 रुपये। अब लिखता हूँ मैं दे आयकर, अब अलग लिख रहा हूँ ना, पहला को और दूसरा को। देखो दोनों में हमने परसेंट निकाला है, 10% का 20% को जोड़ रहे हैं। अब ये 25,000 प्लस 5,400 रुपये बराबर कितना होगा, बराबर होगा 425, 5 30,000 हो गया, 30,400 रुपये। 25,000 है, इधर 5,000 है, 30,000 हो गए, 30,400 रुपये ये हुआ दे आयकर है। अब हम इसमें शिक्षा उपकर निकालेंगे। शिक्षा उपकर, ठीक है, बराबर दे आयकर का 3%, 30,400, 300, 2 0 2 0 बराबर 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 0 0 हासिल 1 को लिख दिए, 3 पंचे 15, ठीक है, 1200 कितना, तीन चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 0 0 हासिल 1 और 3 तिरिक 9 है ना भैया, ये
ये 1 नहीं आएगा, ठीक है, 912 रुपये। ठीक, अब हमारा कुल देय आयकर, मतलब देय आयकर प्लस शिक्षा उपकर। देय आयकर कितना था? 30,400 रुपये। प्लस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये 900 को यहाँ पे लिखते हैं। 2 का 2, 1 का 1, 9 4 13 13 3 हासिल आई, 1 का 1, 3 का 3। यही हमारा आंसर है। उसमें लिखा था यदि वर्ष के प्रथम माह में 11 माह में क्या है 1500 रुपये आय देती है, बस उतना लिखा है, घुमाने के लिए लिखा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में। तो ये 31,312 है, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यह है, एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय दिया है 7,20,000 रुपये। उसका सामान्य भविष्य निधि में प्रतिमाह 4,000 रुपये, इसको 12,000 बनाएंगे, मतलब 12 माह का निकालेंगे। और जीवन बीमा निगम में प्रतिमाह दिया है 3,000 रुपये जमा किए, इसको भी 12 माह का निकालेंगे। और 30,000 रुपये वो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान किए, इसमें दान आ गए, ठीक है, जिसमें 50% टैक्स छूट मिलती है, यानी इसका आधा को घटाएंगे कि इसमें मूल में जो वार्षिक आय है, तो सभी बचत में इसको 1,00,000 रुपये तक ही छूट मिलेगा। तो इस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना करना है। कर योग्य सीमा दिया है 2,00,000 रुपये तक कोई कर नहीं, 2,00,000 से 5,00,000 में 10%, 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में 20%, और 10,00,000 के ऊपर क्या है 30%। शिक्षा उपकर भी इसमें 3% ही दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, फटाक से निकाल देते हैं ये 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन दिया है किसका? दिया है अधिकारी की वार्षिक आय कितना दिया है? 7,20,000 रुपये दिया है, ठीक है। कुल निवेश में छूट योग्य, अक्षर काटते हैं भाव जी, छूट योग्य राशि लिखते हैं, राशि अधिकतम 1,00,000 रुपये तक क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला दिया है सामान्य भविष्य निधि, क्योंकि इसका दिया है सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 है, तो वार्षिक किस्त लिखता हूँ, ठीक है। वार्षिक किस्त 4,000 गुणा में 12 बराबर 12×4 48,000, ठीक है। दूसरा है जीवन बीमा निगम में, देखो मैं वार्षिक किस्त लिखा हूँ ना, तब 12 गुणा किया हूँ। जीवन बीमा निगम में वार्षिक आय इसका भी निकालेंगे, दिया इसमें बुक में क्वेश्चन में दिया है प्रति माह दिया है 3,000 रुपये, तो 12 माह का 12 से गुणा, तो 12 तिया 36,000 रुपये। और 30,000 किसने? राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा है। थोड़ा क्वेश्चन जो लंबा जाएगा, फटाक से हल कर देते हैं। कितना? राष्ट्रीय, इसको भी लिखा है था, ठीक है। राष्ट्रीय बचत पत्र पूरा वार्षिक है ना, ये वार्षिक किस्त डायरेक्ट लिखते हैं इसको 30,000 रुपये, बस इतना ही किया है। 3 जीरो तो रहेगा ही, 8 6 14, 14 का 4 हासिल आई 1, 5 3 8, 8 3 11, 1,14,000 हो गया, ठीक है। लेकिन
कर योग्य राशि कितना निकालेंगे? 7,20,000 इसका वार्षिक है, माइनस करेंगे केवल 1,00,000 को। इसी वीडियो में देखिए 1,14,000 है ना, अब इसको केवल 1,00,000 तक अधिकतम छूट है, 14,000 में उसको टैक्स से पटाना पड़ेगा, बराबर 6,00,000 हो गया 20,000 रुपये। ये हमारा एक चीज़ है। इसमें इसने दान भी किया है, ठीक है। चूंकि किसमें अनाथ आश्रम में दान 20,000 का 50% तक छूट, अर्थात 20,000 गुणा में 50 पूरे का बटा 100, 2,000 कैसे 2,000, 2 पंचे 10, 30 रुपये, ठीक है। इसलिए चूंकि एक बात हमेशा इसलिए लिखा जाता है, इसलिए कर योग्य राशि बराबर 10,000, 10,000 को अब घटाएंगे इसमें, ठीक है। 6,20,000 माइनस इसी को घटाना है ना, जोड़ना नहीं है। 20,00,000 दान किया है तो 10,000 को घटाएंगे, 10,000 को बस छूट दिए हैं, 10,000 में टैक्स पटाना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो। 20,00,000 है तो इस 10,00,000 में क्या है, छूट है, इसलिए घटा रहे हैं। 20,000 में 10,000 को छोड़ दी इसलिए घटा रहे हैं, और जो शेष 10 और हज़ार है उसमें उसको टैक्स पटाना पड़ेगा, पूरे 20,000 को नहीं घटा रहे नहीं, ठीक है। बराबर 6,10,000 रुपये कर योग्य राशि। अब इसे में ही हमें क्या निकालनी है, चूंकि करके लिखते हैं, देखो इसमें हमें टैक्सेशन करनी है। अब 2,00,000 तक क्या है, मैं फटाक से करता हूँ, टाइम नहीं, ठीक है। 2,00,000 तक कोई कर नहीं, ठीक है, फटाक से करता हूँ, समय नहीं। अर्थात कर योग्य राशि कितनी होगी, 1,10,000 में 2,00,000 को घटा देंगे, बराबर 2,00,000 को घटा देंगे तो 4, ये 10, ये। अब ये क्या है, दूसरा कंडीशन है, और क्या दिया है, 2,01 रुपये से 5,00,000 तक 10%, इस तो 2,00,000 से 5,00,000 के बीच कितना है, 3,00,000, यानी 4,00,000 में से, अर्थात 3,00,000 का 10% निकालता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 1,10,000 वो 20% में ढकेल देंगे, 20,10,10 बराबर 30,000, ठीक है। एक और पेज लेता हूँ, समय नहीं है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, फटाक से। और लिखा था तथा लिखेंगे, तथा तीसरा कंडीशन दिया है 5,00,000 से 10,00,000 में 20%, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिखना, संख्या में 20% दर, यानी 3,00,000 हो गए, 4,10,000 में से, तो 1,10,000 और बचा है, इसमें 20%, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये 22,000, ठीक है। दे आयकर होगा, पिछला कितना था देखो, मैं बता रहा हूँ, 30,000 प्लस 22,000 बराबर, देख लो पिछला
10% में 30,000 निकला है, 20% में 22,000 निकला है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तभी दे आयकर होगा कितना, 30, 20, 50, 2, 52,000। अब इसका शिक्षा उपकर निकालता हूँ। ठीक है, ये सीधा आप लिखना, दे आयकर का 3% और 52, 1, 2, 3, 100, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इसका 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, ये 1 जीरो था जी, 1 जीरो था, 1560 रुपये। अब लिखना है कुल दे आयकर 52,000, इकाई आय सैकड़ा, 1000, 10,000, 52,000, 1560 रुपये को जोड़ दो, बराबर कितना होगा, 3, 5 तो इधर उतर जाएंगे, 2, 1, 3, 5 का 5, 53,560 रुपये, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही पूछा गया था इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया और आपको 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देंगे, वह है एग्जाम्पल में से आपको इन तीनों को हल करनी है। ठीक है, और इस तरह से हमारा क्या है, लेसन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरण होती है और सर्वसमीकाएं भी होती है, 2 तरह की चीज़ें होती है उसमें।